नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण देंगे। 16 में बात की गई है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है। 16(4) में दोस्तों क्या बात की गई है? आरक्षण के बारे में बताया गया। किसके बारे में? आरक्षण के बारे में बतलाया गया है। चर्चाएं हो गई थी 16(4) तक। बहुत बढ़िया। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 17। इसके बारे में, अनुच्छेद 17 के बारे में देखो, अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। अनुच्छेद 17 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत के बारे में बताया गया है कि छुआछूत को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, अर्थात छुआछूत को समाप्त करने पर बात की गई है अनुच्छेद 17। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 को अंबेडकरवादी अनुच्छेद के नाम से भी जाना जाता है ना। कभी आपसे ये पूछे कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसे अंबेडकरवादी अनुच्छेद कहते हैं, तो अनुच्छेद 17 को कहा जाता है। इसे कहा जाता है, अनुच्छेद 17 को कहा जाता है। दोस्तों आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में किसी प्रकार के छुआछूत को बढ़ावा देने पर सजा का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों संविधान में तो आर्टिकल 17 लिख दिया गया, क्या आर्टिकल भर लिखने से छुआछूत समाप्त हो जाएगा? नहीं सर, इसके लिए कुछ ना कुछ कानून बनाना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 17 को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की संसद ने दोस्तों 2 कानून बनाए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक कानून को हम कहते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कभी आपसे पूछ लेता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये 1955 में आया है। कब आया है? 1955 में आया है। कब आया दोस्तों? 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 देखने को मिला है। फिर वही दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, एक कानून और भी सरकार ने बनाया है जिसे आप हरिजन एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिजन एक्ट कहते हैं आम भाषा में। या इसी को दोस्तों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में दोस्तों, किसमें? हरिजन एक्ट जिसे आप कहते हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आया। क्या है दोस्तों? 1989 आया, जो क्या कहता है किसी भी आधार पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 18 के बारे में। इसके बारे में अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है दोस्तों उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 की बात करते हैं, इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। दोस्तों आप किसी भी प्रकार की उपाधि को धारण नहीं कर सकते। आप किसी प्रकार की कोई विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकते। आप किसी भी प्रकार की कोई विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकते। उपाधि को धारण नहीं कर सकते। आप किसी प्रकार की कोई विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी प्रकार की विदेशी उपाधि को धारण करना है तो आपको पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। किसकी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। किसकी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। परंतु दोस्तों इसमें बहुत सारी अपवाद है। क्या दोस्तों? इसमें बहुत सारी अपवाद भी है। जैसे अपवाद की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप डॉक्टर, सेना व शिक्षा संबंधी उपाधि को धारण कर सकते हैं। शिक्षा संबंधी क्या कर सकते हैं? उपाधियों को धारण कर सकते हैं। उपाधि को धारण कर सकते हैं। जैसे मान लो आप प्रोफेसर हो गए,
तो आप अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा सकते हैं, आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं परमवीर चक्र, है ना, अर्जुन अवार्ड। तो जो सेना संबंधी जो उपाधि है वो आप लगा सकते हैं, शिक्षा संबंधी उपाधि लगा सकते हैं, आप डॉक्टरेट लगा सकते हैं ना, आप डायरेक्टर लगा सकते हैं। तो आप ये सब उपाधि ले सकते हैं, डॉक्टर, शिक्षा, सेना संबंधी उपाधि को धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 18 तक दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, 14 से लेकर 18 तक हमने यहाँ पे बात की। 14 में बात की गई थी विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण। 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, मूल वन, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 की बात करते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में कहा गया है छुआछूत की सभा नहीं देंगे। और 18 की बात करते हैं, 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत यहाँ पे कहा गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी विदेशी उपाधि को आप धारण नहीं कर सकते। अगर आपको कोई विदेशी उपाधि को धारण करना है तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। परंतु दोस्तों आप डॉक्टर, सेना, शिक्षा संबंधी उपाधि को धारण कर सकते हैं। तो 14 से लेकर के 18 तक के जितने भी आर्टिकल हैं दोस्तों वो समाज में समानता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समाज में समानता की बात करते हैं। 14 से लेकर के 18 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वह किसकी बात करते हैं? समानता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समानता। अब हम बात करते हैं 19 से लेकर के 22। 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता। क्या है? 19 से 22 दोस्तों स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक आपको विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलेंगी। अब हमें एक इसमें दोस्तों पूरी स्वतंत्रताएं पढ़नी है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं? आइए बात करते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 दोस्तों कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहा गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर मैं इसे एक लाइन में कहूं तो इसका तात्पर्य होता है बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता या इसी को आजादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलने की स्वतंत्रता या इसे आजादी के नाम से जानते हैं। किसको? अनुच्छेद 19 को। इसे जानते हैं? अनुच्छेद 19 को जानते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 19 में दोस्तों बहुत सारे सब क्लॉसेस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सब क्लॉसेस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर अनुच्छेद 19 एक है, बी है, सी है, डी है, ई है, जी है। ठीक है, एफ कहाँ है? एफ को हटा दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 में मूल संविधान के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। कब? जब संविधान लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं। ये घटना कब है? 26 जनवरी 1950 में। हमारे अनुच्छेद 19 की बात कर लेते हैं तो 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता यहां पर दी गई हैं। अगर मैं वर्तमान कंडीशन की बात करूं, अनुच्छेद 19 ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ नहीं है बल्कि जी है। तो एफ को क्या कर दिया? हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 19 एफ में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। किसका अधिकार दिया गया था? संपत्ति का अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? संपत्ति का अधिकार दिया गया था। और मैं आपको दोस्तों ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि संपत्ति के अधिकार को, किसको? संपत्ति के अधिकार को हमने, संपत्ति का अधिकार दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। इसे समाप्त कर अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। 300A में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। परंतु अनुच्छेद 19F में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में क्या किया गया है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यहाँ पर 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। पहले कितनी थी? जब संविधान लागू हुआ था 7। एक कौन सी हटा दी गई? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19 ए, बी, सी, डी सब पढ़ना है ना। जैसे ये
अनुच्छेद 19(1) की बात करते हैं तो ये बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। क्या? बोलने की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया भैया आप अपने विचारों को रख सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप गरिमापूर्ण अपनी बातों को रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि भगवान ने आपको, सरकार ने आपको, संविधान ने आपको बोलने का अधिकार दिया तो आप कुछ भी बोलेंगे, है ना। आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जो समाज में गंदगी फैलाएगा, है ना। सरकार के अच्छे अच्छे कानून है सुधारने के लिए। आप सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, आप देश के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, आप किसी जाति धर्म के विरुद्ध ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। अपने विचार रख सकते हैं, मानवतापूर्ण तरीके से विचार रख सकते हैं, पर आप ऐसे कोई विचार नहीं रखेंगे जिससे समाज में सांप्रदायिकता फैल जाए, दंगे हो जाएं। किसी संप्रदाय को टारगेट करते हुए नहीं बोलेंगे, किसी जाति को टारगेट करते हुए नहीं बोलेंगे। आपका मौलिक अधिकार वहीं पर खत्म हो जाता है जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का आप हनन करते हैं। समझ में आ गया? तो बोलने की आजादी है, पर कैसी? गरिमापूर्ण बोलने की आजादी है। अगर मैं इसको गरिमा में बोलने की आजादी दी गई है, ठीक है। अब बात की गई दोस्तों सभा बनाने की। आपने बोला तो लोगों ने सभा बनाया, की करने की आजादी, सभा करने की आजादी की स्वतंत्रता। दूसरा है सभा करने की आजादी। आप क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं। तीसरा है संघ, संगम तथा सहकारी समिति बनाने की आजादी है। संघ है, संगम है व सहकारी समिति बनाने की आजादी है। क्या कर सकते हैं? आप सहकारी समिति बना सकते हैं। डी की बात कर लेते हैं। डी से लिखा है दिल्ली। घूमने की आजादी है। घूमने जिसे हम बोलते हैं भ्रमण करने की आजादी है। किसकी आजादी है? भ्रमण करने की आजादी है। क्या कर सकते हैं? आप भ्रमण कर सकते हैं। अब भ्रमण के साथ साथ जब आप भ्रमण करने जाएंगे तो और अभी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप निवास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निवास करने की आजादी है। तो घूमने के बाद आपको जहां लगे वहां पर निवास करने की आजादी है। किसकी आजादी है? निवास करने की आजादी है। और हम बात कर लेते हैं जी। जी मतलब क्या होता है? व्यापार करना। निवास के बाद फिर क्या करोगे? व्यापार करने की आजादी है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण है, एक है सी और एक है डी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें एक शब्द लिखा है संघ संगम सहकारी समिति। इस सहकारी समिति के बारे में ध्यान रखिएगा। ये सहकारी समिति पहले इसमें जुड़ा नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। तो जब भी संविधान में कोई चीज ऐड करेंगे उसके लिए क्या करेंगे? संविधान में संशोधन करेंगे। तो सर इसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया होगा। ये नहीं है ऐसा, आप कोई व्यापार नहीं करेंगे जो अवैध होगा। क्या होगा? अवैध व्यापार करना चालू नहीं कर देंगे। खुद को ही बेच दिया, किडनी विडनी बेचना चालू कर दिया, तस्करी, है ना, पकड़ के लड़कों को ही बेचना चालू की। सर आप ही ने तो बोला था व्यापार करो, मैं कर रहा हूं व्यापार। अनुच्छेद 19 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, जो एग्जाम। अनुच्छेद 19 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 ने कहा कि भाई आप सभा कर सकते हो, समिति कर सकते हो, संगम बना सकते हो। तो क्या आप हड़ताल कर सकते हो? हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। कैसा? आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए क्या हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लोग भले करते हैं हड़ताल, है ना, देखते होगे कई बार मजदूर करते हैं, किसान करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, हड़ताल में बैठ जाते हैं, परंतु हड़ताल करने का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान का अधिकार नहीं है। पहली बात, ठीक है। एक बात और भी जानिएगा दोस्तों, जो ये अनुच्छेद 19 है ना, 19 बोलने की आजादी, अनुच्छेद 19(a) के तहत ही, अनुच्छेद 19(a) के तहत ही दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता है। सर कौन सा प्रेस? अरे मीडिया, मीडिया की बात कर रहा हूं। मीडिया किसकी स्वतंत्रता है? मीडिया की स्वतंत्रता है। मतलब दोस्तों मीडिया सच्चाई को दिखा सकती है, सरकार से डरे हुए, सरकार से बिना डरे हुए हैं। हाँ, मीडिया आपकी बातों को जनता के सामने रख सकती है, जनता की बातों को सरकार के सामने रख सकती है, सरकार की बातों को जनता के सामने रख सकती है। कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल सा है कि मीडिया को अधिकार आर्टिकल 19(a) के तहत दिया गया है। किसके तहत दिया गया है? 19(a) के तहत दिया गया है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने सुना है राइट RTI कि लोग, बहुत सारे लोग RTI लगाते हैं। RTI मतलब क्या होता है सर? राइट टू इंफॉर्मेशन।
राइट टू इंफॉर्मेशन। जैसे भाई आरटीआई लगा के आप पता लगा सकते हो कि रेलवे में कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितनी वैकेंसी आएंगी, है ना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इसे कहते हैं दोस्तों हम सूचना का अधिकार। क्या कहते हैं दोस्तों? सूचना का अधिकार कहते हैं। सूचना का अधिकार कहा जाता है, सूचना का अधिकार कहा जाता है। दोस्तों भारत विश्व का तीसरा देश है जिसने सूचना के अधिकार को लागू किया। भारत विश्व का तीसरा देश है, तीसरा देश है जिसने सूचना के अधिकार को लागू किया। सूचना के अधिकार को लागू किया और इसे मौलिक अधिकार प्रदान किया, और इसे मौलिक अधिकार प्रदान किया। पहली बात तो अब प्रश्न यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? सूचना का अधिकार अधिनियम भी सरकार लेकर आई है 2005 में। ध्यान रखिएगा, सरकार दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आई है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया है? 2005 में आया। दोस्तों इसमें संशोधन हो गया है 2019 में। क्या हो गया है? संशोधन हो गया है। क्या कर दिया है? संशोधन। मैं लिख कर दे रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन कब हुआ है? 2019 में। जैसे ही संशोधन हुआ ये काफी चर्चा में आ गया। क्यों चर्चा में आ गया? देखो समझो, सरकार ने यहां पर दोस्तों खेला कर दिया। कैसे? सरकार ने कहा कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, जो इसके अध्यक्ष हैं और जो इसके सदस्य हैं, तो सरकार ने, कौन सरकार ने? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार मतलब मोदी जी ने। सरकार ने ये कहा कि भाई देखो, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ना, उसके जो अध्यक्ष हैं और उसके जो सदस्य हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हर राज्य में होते हैं। बिहार में होंगे, यूपी में होंगे, एमपी में होंगे, सभी राज्यों में राज्य सूचना आयोग भी बना के रखा गया है। सरकार ने यह कह दिया कि राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, इनका वेतन और भत्ता केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। और ये कितने साल के लिए बैठेंगे, कार्यकाल इनका जो रहेगा, ये स्वयं केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो भाई विपक्ष ने ये कहा कि आप इन लोगों को दबाना चाहते हैं क्या? भाई मैं ये बोलूं कि भाई तुम कितने साल नौकरी करोगे रेलवे में, ये मैं डिसाइड करूंगा। तो यार तुम अच्छे से नौकरी कर पाओगे? कभी नहीं करोगे। तुम डर डर के नौकरी करोगे। तुम ऐसी नौकरी करोगे कि सर को कहीं बुरा ना लग जाए। ऐसा ही ना होगा। अगर आपका कार्यकाल फिक्स है कि आपको 5 साल काम करना है, आप डरोगे ही नहीं मेरे से। पर मैं आपको डिसाइड करूं कि मैं चाहूंगा आप कितने साल काम करोगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो आप मेरी हमेशा जी हुजूरी ही करते रह जाओगे। ऐसा ही ना होगा। सूचना के जो अधिकार अधिनियम के जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, इनका कार्यकाल केंद्र सरकार डिसाइड कर रही है कि हमारी मर्जी हम कितना बैठा इनको, हमारी मर्जी कितना पैसा दें इनको। तो ये लोग अच्छे से काम करेंगे, कभी बता ही नहीं कि सूचना सरकार के विरुद्ध कौन कौन सी सूचनाएं हैं, ढंग से सूचना देंगे ही नहीं, तो तानाशाही कही गई। ये 2019 में संशोधन हो गया। इसमें क्या हो गया? 2019 में इसमें संशोधन हो गया। क्या ही कर सकते हैं। समझ में कि लगातार ये हर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है। बताओ कि सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो सूचना के अधिकार अधिनियम में 2019 में कब हुआ? संशोधन हो गया। क्या हो गया? 2019 में संशोधन हो गया। 2019 में संशोधन हो गया। अब आपका प्रश्न होगा कि सर सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, इसको दुनिया का पहला देश कौन बना जिसने इसको लागू किया? बताओ भाई, दुनिया का पहला देश कौन बना जिसने सूचना के अधिकार को लागू किया? दुनिया का पहला देश कौन बना जिसने सूचना के अधिकार को लागू किया? तो पहला है स्वीडन, दूसरा है न्यूजीलैंड। सुना है? पहला है स्वीडन और दूसरा है न्यूजीलैंड। सुना है दोनों देशों के नाम पे? तीसरा है भारत। ऐसा ही है। स्वीडन का नाम सुना है? स्वीडन। सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किसके टाइम पीरियड में हुए हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरा मोदी जी। बताओ सहकारी शब्द कौन से मौलिक अधिकार में है? 19A में है, 19B में है, 19C में है कि 19D में है? 19C में है। किसके द्वारा जोड़ा गया? 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया। क्लियर? तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में लगातार दोस्तों देखने को मिलेंगे।
क्या आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार है? नहीं सर, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो अनुच्छेद 19 के संदर्भ में कुछ मैंने महत्वपूर्ण बातें बता दी, और बता दूं क्या जो एग्जाम में आती है, एक आध दो एग्जाम में। और जैसे दोस्तों, आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, आप राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, फहराने का अधिकार है। कौन अधिकार देता है? आर्टिकल 19। मतलब आप अपनी गाड़ी में फहरा सकते हो, आप अपने घर में फहरा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राष्ट्रीय जो तिरंगा है ना, हम लोग फहराते हैं ना, अपने घर के छत में फहरा लेते हैं, गाड़ी में लगाए रहते हैं, आप फहरा सकते हो, उसका अपमान नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आर्टिकल 19 के तहत ही दोस्तों ये भी अधिकार आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? ये अधिकार आपको दिया गया है। दोस्तों वैसे संभावनाएं 50% है इस केस को पूछने की, पर जान लो भारत सरकार नवीन जिंदल मामला, नवीन जिंदल मामला ये आया है वर्ष 2004 में। कब आया बेटा? 2004 में। सुप्रीम कोर्ट का केस था, केस का नाम था नवीन जिंदल। बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस केस है। इस बात को लेकर बड़ा विवाद हो गया, इस बात को लेकर बड़ा विवाद हुआ कि बताओ म्यूजियम लोग जाते हैं, टॉकीज जाते हैं, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान होता है, लोग खड़े नहीं होते हैं। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहो फहरा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, सबकी आजादी है, फहरा सकते हो। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कब दिया गया? 2004 में दिया गया है, नवीन जिंदल मामले में। किसमें दिया गया? नवीन जिंदल मामले में। क्लियर? चलिए एक बात और भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे कोई मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो, और सामने वाला व्यक्ति आपको बिना बताए हुए आपकी क्या कर रहा है? टैपिंग कर रहा है, फोन रिकॉर्डिंग कर रहा है, यह भी अपराध है, ध्यान रखना। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, उसको बता देना कि बेटा इसे सुनो, ज्यादा चौड़ो नहीं। अनुच्छेद 19 कहता है कि अगर आपके बिना पूछे हुए कोई आपकी रिकॉर्डिंग कर रखा है, आप उसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हो। विरुद्ध अधिकार है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मानहानि का केस करते हैं, सुना होगा मानहानि का लोग केस कर देते हैं, सुना होगा मानहानि का लोग केस करते हैं कि यार इसने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा दी है, मानहानि का केस। तो मानहानि का जो केस करते हैं वो भी आर्टिकल 19 के तहत ही करते हैं। किसके तहत करते हैं? आर्टिकल 19 के तहत ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 है 22 है 20 है 22 है। 20 कहता है कि अगर गिरफ्तार कोई व्यक्ति हो गया है तो गिरफ्तारी के पहले, और 22 कहता है गिरफ्तारी के पश्चात। तो जब आपको पुलिस आपके घर गिरफ्तार करने आ रही है तो कौन से अधिकार आपको मिले हुए हैं? गिरफ्तारी के पूर्व संरक्षण, गिरफ्तारी के पूर्व संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। इसमें 3 क्लॉजेस हैं। कितने क्लॉज हैं? 3 क्लॉज हैं। देखो, जब आप कोई भी अपराध करेंगे और अपराध के दौरान जो भी दंड का प्रावधान होगा उसी दंड के तहत आपको सजा मिलेगी। समझ में आ गया? मतलब कि मान के चलिए आपने जब कानून को तोड़ा उस समय सजा है 10 साल अधिकतम, तो मान लो सरकार आपको 10 साल ही, न्यायपालिका 10 साल ही सजा दे सकती है, 25 साल नहीं दे देगी, 10 साल ही देगी। 20(1) ये कहता है कि अपराध के दौरान जितनी भी सजा होगी उतनी ही सजा दी जाएगी। है कि जब आप कोई अपराध कर रहे हैं, क्या करते हैं? जब आप कोई अपराध करते हैं तो अपराध के समय जो सजा लिखी है उसी सजा के तहत आपको दंड दिया जाएगा। एक एग्जांपल समझिए, जब निर्भया केस हुआ, क्या हुआ? निर्भया केस हुआ। निर्भया केस में बहुत सारे आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी था जिसकी उम्र थी 17.5 साल। कितने साल थी? 17.5 साल। उस आरोपी को बाद में छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जब उसने अपराध किया तो उसकी उम्र थी 17.5 साल। 17.5 साल के आरोपी को हम फांसी की सजा नहीं दे सकते, बाकी सभी को हमने फांसी की सजा दे दी। क्यों? क्योंकि जब उसने अपराध किया था उस समय उसकी सजा उम्र थी 17.5 साल।
केस चलते चलते उसकी उम्र हो गई 24-25 साल। तो ऐसा नहीं कि भैया तुम्हारी तो उम्र 25 साल हो गई है, जब तुम सजा अपराध कर रहे हो उस समय तुम्हारी एज क्या है, उस समय तुम्हारा सजा का प्रावधान क्या है। जब दोस्तों इसको छोड़ा गया, इसे लोग जान से मार देना चाहिए, लोगों के अंदर इतना आक्रोश था। 17 साल के व्यक्ति को 1-2 साल जेल में रखा गया और उसे बाद में छोड़ दिया गया। हमारे समाज में इतना ज्यादा आक्रोश था कि ये बालक नहीं है बल्कि ये दरिंदा है, परंतु कानून के सामने हम कुछ कर नहीं सकते। फिर संसद ने दोस्तों एक कानून बनाया। क्या बनाया? पॉस्को एक्ट बनाया। फिर सरकार ने पॉस्को एक्ट लेकर आई और पॉस्को एक्ट में लिख दिया है कि अगर आप आरोपी 16 साल का है, कैसा है? 16 साल का है, और वह ऐसा अपराध करता है जिस अपराध को देखने और सुनने के पश्चात उसकी रूह कांप जाती है, तो ऐसे आरोपी को फिर हम फांसी की सजा दे सकते हैं। तो निर्भया के पश्चात अब केस ये हो गया है कि पॉस्को एक्ट के तहत अगर आरोपी 16 साल का भी है तो उसे फांसी की सजा होगी। पॉस्को एक्ट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। तो अब दोस्तों पॉस्को एक्ट में प्रावधान हो गया है कि अगर आरोपी 16 साल का है और उसने ऐसा अपराध किया है जिस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है, कोई भी क्षमा नहीं है, तो उसे फांसी की सजा दी जा सकती है। ये पॉस्को एक्ट में परिवर्तन किया गया है। समझ में आ गया? देखिए, और निर्भया के पश्चात एक केस और आ गया है जिसे हम कहते हैं दोस्तों 0 FIR। क्या कहते हैं? 0 FIR की संज्ञा देते हैं। निर्भया केस के पश्चात एक और भी चीज निकल कर आ गई जिसे हम 0 FIR कहते हैं। 0 FIR 0 FIR का तात्पर्य है कि अगर मान के चलिए लड़की कहीं की भी रहने वाली, एग्जाम्पल के तौर पे मध्य प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है, और उसके साथ रेप मध्य प्रदेश में हो रहा है, अगर वो बिहार जा रही है और बिहार की थाने में उसे चाहे तो वो रजिस्टर्ड केस कर सकती है। मतलब कि रेप कहीं भी हुआ हो, आप भारत के किसी भी थाने में जा करके उसकी FIR लिखवा सकते हैं। इसे कहा जाता है 0 FIR। क्या कहा जाता है? इसे 0 FIR की संज्ञा देते हैं। FIR का फुल फॉर्म होता है प्रथम सूचना पत्र, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो 0 FIR दोस्तों रेप केसेस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रेप केसेस में। रेप कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी थाने में जाकर क्या कर सकते हैं? उसकी सजा, मतलब केस को रजिस्टर कर सकते हैं। पुलिस वाला आपको मना नहीं कर सकता। ये निर्भया केस के पश्चात ही प्रावधान किया गया है। तो पहला, अपराध के दौरान जो सजा का प्रावधान होगा उसी के तहत दोस्तों सजा दी जाएगी। दूसरा है, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि मान के चलिए आपने किसी के यहाँ चोरी कर ली, ठीक है, पुलिस आपको उठा के ले गई, 4 महीने के लिए जेल में रखा, फिर छोड़ दिया, फिर आप निकले थाने के बगल से, पुलिस वाले ने पकड़ा, अरे तुम चोर हो ना, चलो चलो वापस जेल चलो। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अपराध किया हो ना तो एक ही बार सजा मिलेगी, दोबारा उस अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी। दोबारा सजा नहीं मिलेगी एक ही अपराध के लिए। मतलब एक बार कोई अपराध किया है ना तो उसकी सजा एक ही बार मिलेगी, ऐसा नहीं है। 20-3 क्या है दोस्तों? स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती। अब दोस्तों पता चले पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया, केस स्टडी में रखा हुआ है, ठीक है ना, अपने पास रिमांड में रखा हुआ है, देह कुटाई चालू है, लट्ठे दे रहे हैं पुलिस वाले, ठीक है, अब पुलिस वाले खूब मार रहे हैं, तुमको लग रहा है कि यार नहीं बताएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने अपराध नहीं किया, पुलिस वाले इतना डंडा दिखा रहे हैं कि आपको लगेगा कि ना बताए ना। पुलिस वाले बोले तुमने किया है, और तुमको लग रहा है कि बोल दिए कि नहीं किए हैं तब भी कूटेंगे, और बोलेंगे कि किए हैं तब भी कूटेंगे। तो अगर ऐसा बोल देते कि हाँ किए हैं तो हो सकता है कि ना मारे। अब मान लो पुलिस वालों के सामने पुलिस वालों ने बोला तुमने किया था चोरी, तुमने कह दिया हाँ चोरी किए थे, न्यायालय के पास गए, न्यायालय ने कहा अच्छा बताइए, पुलिस वालों के सामने आप कहे गवाह दिए थे, हैं? पुलिस वालों के सामने दी गई गवाही को किसी भी प्रकार की वैलिड नहीं माना जाता, न्यायालय उसको मानता ही नहीं है, हैं? और न्यायालय में जाके बोले जज साहब जी हम नहीं किए हैं, जज साहब बोलेंगे तुमने पुलिस वालों के सामने क्यों गवाही दी? अरे डंडा मार रहे थे भाई, ये क्या करें, हैं? प्राण बचे तो लाखों पाए, डंडा दिखा रहे थे, बोल दिए कि किए हैं, नहीं किए हैं हम। पुलिस वालों के सामने दी गई गवाही किसी भी प्रकार की मान्य नहीं होती। प्लीज समझ में आ गया? 1 2 3 एक क्या लिखा है? जब अपराध करोगे जो सजा है उसी के तहत दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अपराध करने के बाद सजा बढ़ा दिया, पहले लिखा था चोरी करने में 10 साल की सजा होगी, तुमको गिरफ्तार करने के बाद बोले 15 साल होगी, ऐसा नहीं। 10 साल लिखा तो सही साल मिलेगी, 15 साल नहीं मिल सकती। दूसरा, एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। और तीसरा, स्वयं के विरुद्ध कोई गवाही नहीं दिलवा सकता। ये पकड़ के ले चले, बोले कि बोलो किए है कि नहीं किए, नहीं मन है, आज हमारी इच्छा नहीं है करने की, गवाही देने के लिए,
के लिए अब 22 गिरफ्तारी के पश्चात अब पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई। अनुच्छेद 22। अब कहोगे सर 21 कहाँ है? 21 कल पढ़ाएंगे बबुआ, ठीक है ना, अभी एक साथ दोनों आर्टिकल पढ़ रहे हैं, करते हैं। अब पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर रहे थे तो गिरफ्तारी के पहले संरक्षण है 20 में, अब गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तारी के पश्चात, गिरफ्तारी के पश्चात संरक्षण। अब दोस्तों पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करके ले गए हैं, क्या लेके गए हैं? गिरफ्तार करके ले गए, मान लो, ठीक है। हाँ, अब मान लो आप ससुराल में हो, ठीक, कहाँ हो? ससुराल में हो। अब दोस्तों जब ससुराल में हो दोस्तों तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई गिरफ्तार करके ले गए हैं, क्या करके ले गए हैं? गिरफ्तार आपको करके ले गए हैं। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है आपको, आपकी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। क्या है? गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। मैं जब पुलिस आई है तो आप पूछ सकते हो कि बताइए मैं क्यों, मेरे को गिरफ्तार क्यों किए हैं आप? हैं कुटाई होने वाली है। हाँ, फिर आपने दोस्त को फोन लगाया कि आज भाई है, आज मेरा लग रहा है जनाजा निकलने वाला है भाई, वकील लेकर पहुंच, पुलिस वाले अंकल डंडा उठा रहे हैं। दूसरा, वकील करने का अधिकार है। क्या है? वकील करने का अधिकार है। अगर तुम खुद ही वकील हो, क्या हो? खुद ही तुमको लग रहा है कि मैं खुद अपना केस संभाल लूंगा, है घर में बताऊं घर वाले कूटेंगे, खुद ही मैं वकील बन जाता हूं, तो खुद ही वकील बन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत सारे लोग अपना केस खुद ही लड़ लेते हैं, स्वयं केस लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप स्वयं भी केस लड़ सकते हैं, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा यह है कि अब आपको पुलिस वाले गिरफ्तार किए थे ना, क्या किए थे? गिरफ्तार करने के पश्चात 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो भाई आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं, के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, इस तरीके से दोस्तों आपको 3 अधिकार यहाँ पे दिए गए। पहला, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट चेक करेगा, पूछेंगे मारे वारे तो नहीं तुमको बेटा? है बोले नहीं मारे वारे नहीं है। बोले बेटा आप पर आरोप लगा है कि आपने ऐसा किया है। वकील पहले बोल देगा कुछ ना बोलना मजिस्ट्रेट के सामने, पूछे कि तुमने किया, बोल देना ना मैंने नहीं किया। बोले तुम इसको जानते हो? ना मैं नहीं जानता, आज पहली बार देखा हूँ कौन है ये। हाँ, ऐसे बोलना है तुमको, एक्सेप्ट नहीं करना है। और तीसरा, आप गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। दोस्तों ये तीनों अधिकार पता है आपको कब मिले हैं? जब आपकी गिरफ्तारी सामान्य तरीके से हुई हो। जब आपकी गिरफ्तारी सामान्य तरीके से हुई हो। सर जी सामान्य तरीके से, सामान्य गिरफ्तारी की गई हो। आपकी गिरफ्तारी 2 तरीके से होती है। मैंने कहा हाँ, पता चला कि आपके घर में मैसेज आया वहां से, सुनो ना जी आज मेरा बर्थडे है, पटाखे लेते आना बजाने वाले। आप बोले बस मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। कहाँ रहती हो? वहीं रहती हो, मैं आ रहा हूँ। तुम पहुंच गए AK-47 लेकर के, ठीक है, लोड वोड करके। है तुम्हारे अगल बगल के पड़ोसी देख रहे हैं कि ये लड़का बंदूक लेकर आ गया है। लगाए पुलिस को फोन कि आइए जस्ट पुलिस अंकल जी, ये बंदूक लेकर आ गया है। अब पुलिस वाले दह कुटाई। अब आपकी गिरफ्तारी दोस्तों AK-47 में सामान्य तरीके से नहीं होने वाली है। पहले पुलिस वाले दह कूटेंगे, बंदूक छुड़ाएंगे, फिर ले जाएंगे तुमको कहाँ? थाने। अब दोस्तों ये अधिकार आपके पास नहीं है भाई। अब आपकी गिरफ्तारी सामान्य तरीके से नहीं हुई तो आतंकवादियों की, संजय दत्त का नाम सुना है? टाडा के तहत हुई थी। हाँ, वो इनको अधिकार नहीं थे संजय दत्त को, क्योंकि वो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी हुई थी। वो कानून है निवारक निरोध, जिसमें AK-47 रखना, असला रखना, बंदूक रखना, हथियार रखना, RDX रखना खतरनाक तरीके से क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों के लिए है भी, जिससे हमारे देश की जनसंख्या को, देश की आबादी को, देश को खतरा हो। ऐसे लोगों को फिर ये अधिकार नहीं मिलते। कुटाई वाले अधिकार है, समान निवारक निरोधक। अब इसको पढ़ेंगे कल। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।